कक्षा 12 एग्रीकल्चर का जो एग्रीकल्चर केमिस्ट्री है उसका टॉपिक अपना 10 नंबर का जो चैप्टर चल रहा था बायोकेमिस्ट्री जैव रसायन, उसके अंदर हमने पहले कार्बोहाइड्रेट का वर्णन किया था कि कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, दो शब्दों से मिलकर बने होते हैं, कार्ब प्लस हाइड्रेट, कितने प्रकार से वर्गीकरण है, इसके 3 प्रकार से हमने वर्गीकरण पढ़े थे। उसके अंदर पहला हमने पढ़ा था मोनोसेकेराइड, दूसरा पढ़ा था डाइसेकेराइड ओलिगोसेकेराइड और तीसरा पढ़ा था पॉलीसेकेराइड। इन 3 प्रकार के सेकेराइड का वर्णन किया था। उसके पश्चात आज अपना दूसरा जैव अणु है। 3 प्रकार के जैव अणु मैंने आपको बताए थे जिनकी शरीर को आवश्यकता होती है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड। तो हमने जैव अणु कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण और उसका क्लासिफिकेशन पढ़ा था। आज हम दूसरा जैव अणु स्टार्ट करते हैं प्रोटीन। प्रोटीन क्या होते हैं, शरीर में ये कैसे काम करते हैं, क्या इनका महत्व है, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले प्रोटीन की डेफिनेशन देखते हैं, या प्रोटीन जो शब्द है वो कहां से लिया गया। प्रोटीन जो शब्द है वो शब्द लिया गया है लैटिन भाषा के प्रोटिया से लिया गया। प्रोटियास, लैटिन भाषा के प्रोटियास से लिया गया। प्रोटियास का मतलब होता है प्राथमिक महत्व, प्राइमरी इंपॉर्टेंस, प्राथमिक महत्व। प्रोटीन का महत्व है, प्रोटीन को प्रोटियास सबसे लिया गया। प्रोटियास का मतलब क्या होता है, प्राथमिक महत्व होता है। अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें कि प्रोटीन किसे कहते हैं, तो आप डेफिनेशन लिखोगे, परिभाषा इसकी क्या होगी, प्रोटीन एमिनो अम्ल के उच्च अणुभार वाले कार्बनिक जटिल यौगिक, उच्च अणुभार वाले कार्बनिक जटिल यौगिक होते हैं। उच्च अणुभार वाले कार्बनिक जटिल यौगिक होते हैं जो जीवित कोशिकाओं में पाए जाते हैं। प्रोटीन एमिनो अम्ल के उच्च अणुभार वाले कार्बनिक यौगिक होते हैं। इनका अणुभार होता है वो 10,000 या इससे अधिक होता है, वो हम आगे बात करेंगे। तो अगर इसकी परिभाषा पूछे कि प्रोटीन किसे कहते हैं, तो आपको लिखना है कि प्रोटीन एमिनो अम्ल के उच्च अणुभार वाले कार्बनिक जटिल यौगिक होते हैं जो जीवित कोशिकाओं में पाए जाते हैं। अब बात करते हैं कि अणुभार, प्रोटीन का जो अणुभार होता है वो 10,000 या इससे अधिक होता है। बने हुए किससे होते हैं कि प्रोटीन होते हैं उनका वो सामान्यतः किनसे बने हुए होते हैं, नाइट्रोजन मेन होता है। क्या होता है, नाइट्रोजन। इनका निर्माण होता है कि ये जटिल नाइट्रोजन कार्बनिक यौगिक होते हैं। प्रोटीन जटिल नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक होते हैं। मेन इनका निर्माण किनसे होता है, नाइट्रोजन से होता है। तो पहली बात परिभाषा ध्यान रखनी, पहले तो यह करना कि प्रोटीन शब्द कहां से लिया गया, लैटिन भाषा के प्रोटिया से लिया गया। प्रोटियास का मतलब क्या होता है, प्राथमिक महत्व। परिभाषा इसकी याद रखनी है कि प्रोटीन एमिनो अम्ल के उच्च अणुभार वाले जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं जो जीवित सेल में पाए जाते हैं। ये प्रोटीन होते हैं वो अपनी शरीर की वर्दी और अपने शरीर के अनुरक्षण के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अपने शरीर की वर्दी और अपने शरीर की रक्षा के लिए प्रोटीन होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। प्लस सेल्स 2 प्रकार की होती है, एनिमल सेल और प्लांट सेल। जंतु कोशिका और दूसरी कोशिका कौन सी होती है, पादप कोशिका। तो जो प्रोटीन होते हैं वो पादप कोशिका की बजाय ज्यादा किसमें पाए जाते हैं, जंतु कोशिका के अंदर पाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें कोई ये पूछे कि अपने शरीर में प्रोटीन से निर्मित कोई 2 उदाहरण दीजिए, तो अपने बाल और नाखून ये 2 हैं अपने शरीर में प्योर प्रोटीन के बने हुए होते हैं। बाल और नाखून होते हैं अपने शरीर में प्योर प्रोटीन से निर्मित होते हैं। अगर आप देखो, अगर आप अपने शरीर का एक बाल खींचकर अगर उसकी रूट निकालकर उसको अपने नाखूनों के ऊपर रख लो, फिर चाहे हम कितना भी फूंक मारे, जब तक उसकी रूट गीली रहती है, बाल की रूट गीली रहेगी, तब तक वो बाल उड़ नहीं पाता है। एक छोटा सा बाल हम कितना भी फूंक मार ले,
वो उड़ेगा नहीं। क्यों? क्योंकि बाल भी प्रोटीन से निर्मित होते हैं, जबकि नाखून भी प्रोटीन से निर्मित होते हैं, और दोनों के अंदर पेप्टाइड बॉन्ड बन जाता है, जिसके कारण वो उड़ता नहीं है। शर्त यह है कि जब तक बाल की जो रूट है, जड़ है, वो गीली रहेगी, तब तक वो उड़ेगा नहीं। तो प्रोटीन अमीनो अम्लों के उच्च अणुभार वाले जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं जो जीवित कोशिकाओं में पाए जाते हैं, और प्रोटीन अपने शरीर की वृद्धि और अनुरक्षण के लिए बहुत आवश्यक होते हैं। ये जंतु कोशिकाओं में ज्यादा पाए जाते हैं, किसकी बजाय? पादप कोशिकाओं की बजाय इनका निर्माण ज्यादा किनमें होता है? जंतु कोशिकाओं में। एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया, बाल और नाखून। इनके अलावा, बाल और नाखून के अलावा, कुछ हार्मोन्स बाल व नाखून के अलावा कुछ हार्मोन, एंजाइम व एंटीबॉडी में भी प्रोटीन पाए जाते हैं। अपने शरीर के अंदर जो मैंने बात की कि बाल और नाखून है वो प्योर प्रोटीन के बने हुए हैं, इनके अलावा अपने शरीर में कुछ हार्मोन्स होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, और एंटीबॉडी जो अपने शरीर के अंदर पाए जाते हैं, उनके अंदर भी क्या पाए जाते हैं? प्रोटीन पाया जाता है। मेन अपने को ध्यान रखना है कि बाल और नाखून के अंदर प्रोटीन होते हैं, और इनके अलावा पूछे तो शरीर में कुछ एंजाइम्स, हार्मोन्स और एंटीबॉडी होते हैं, वो भी किनके बने हुए होते हैं? प्रोटीन के बने हुए होते हैं। ये पहली बात है, प्रोटीन की जनरल सी बात है कि प्रोटीन है वो प्रोटीआज सबसे लिया गया है। डेफिनेशन आप बता दो कि प्रोटीन अमीनो अम्लों के उच्च अणुभार वाले जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं जो जीवित कोशिकाओं में पाए जाते हैं। फिर लाइन आपको लिखनी है कि प्रोटीन होते हैं वो शरीर की वृद्धि और अनुरक्षण के लिए बहुत उत्तरदायी होते हैं। ये पादप कोशिका की बजाय जंतु कोशिका में ज्यादा मिलते हैं। एग्जाम्पल आप लिख दोगे बाल और नाखून, और नीचे नोट लगा के लिख देना कि बाल और नाखून के अलावा कुछ हार्मोन, एंजाइम और एंटीबॉडी में भी क्या पाए जाते हैं? प्रोटीन पाया जाता है। अब बात करते हैं कि प्रोटीन का जो रासायनिक संगठन होता है, प्रोटीन किस किस से मिलकर बने हुए होते हैं। मैंने आपको देखो एक लाइन लिखी थी, प्रोटीन जटिल नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक होते हैं। इसका मतलब मेन तो किससे बने हुए हैं? नाइट्रोजन से। इनसे अलावा क्या क्या पाए जाते हैं वो देखते हैं। रासायनिक संगठन, प्रोटीन का रासायनिक संगठन की प्रोटीन का निर्माण किस किन चीजों से होता है? प्रोटीन का रासायनिक संगठन, पहली बात तो वही लिखनी कि प्रोटीन होते हैं वो जटिल नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक होते हैं। प्रोटीन नाइट्रोजन युक्त जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं, जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं। देखो इस नाम में, इस लाइन में दो शब्द आ रहे हैं। कार्बनिक यौगिक, इसका मतलब कार्बनिक श्रृंखला आएगी, प्लस उसके अंदर क्या जुड़ा हुआ होगा? नाइट्रोजन जुड़ा होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको यहां कहूं CH2COOH, ये है कार्बनिक यौगिक है, इसके अंदर कोई नाइट्रोजन नहीं है, लेकिन अगर मैं इसके पास में इधर H2N जोड़ दूं, एमीन और जोड़ दूं, तो ये क्या है? प्रोटीन है। क्या है? प्रोटीन है, और इसका नाम होगा ग्लाइसिन। क्या नाम होगा? ग्लाइसिन। तो कार्बनिक यौगिक है, साथ में क्या जुड़े हुए हैं? नाइट्रोजन जुड़े हुए हैं। तो प्रोटीन नाइट्रोजन युक्त जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं जो मुख्यतः किनसे बने होते हैं? नाइट्रोजन से। इनके अलावा, नाइट्रोजन के अलावा इसके अंदर कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है। नाइट्रोजन के अतिरिक्त इसका निर्माण कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से होता है। इनके अलावा ये जो तत्व है, इनके अलावा कुछ धातुएं पाई जाती है। धातुएं कौन कौन सी? मैग्नीज, आयरन, कॉपर, जिंक। इन चारों के द्वारा भी किसका निर्माण होता है? प्रोटीन का निर्माण होता है। तो आपको एक लाइन ध्यान रखनी, प्रोटीन नाइट्रोजन युक्त जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं जो मुख्यतः नाइट्रोजन से निर्मित होते हैं। नाइट्रोजन के अलावा इसमें कार्बन, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन भी पाए जाते हैं। इनके इन तत्वों के अलावा कुछ धातुएं होती है, मैग्नीज, आयरन, कॉपर और जिंक। इनके द्वारा भी प्रोटीन का निर्माण होता है। नाम संगठन के अंदर आपको मेन मुख्यतः नाइट्रोजन के बने होते हैं। नाइट्रोजन के अलावा कौन कौन से तत्व है? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पाए जाते हैं। इनके अलावा धातु के अंदर मैग्नीज, आयरन, कॉपर और जिंक पाए जाते हैं। ये तीन चीजें आपको ध्यान रखनी है। नाइट्रोजन युक्त जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं, इन मुख्यतः नाइट्रोजन के बने होते हैं। नाइट्रोजन के अलावा इसके अंदर कार्बन होते हैं, हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है।
इन तत्वों के अलावा कुछ धातुएं होती है जो प्रोटीन के निर्माण में सहायक होती है। कौन कौन सी? मैग्नीज, फेरिक, कॉपर और जिंक। ये है रासायनिक संगठन। अब देखो, जब प्रोटीन का जल अपघटन होता है, प्रोटीन का जल अपघटन होता है तो पहले पेप्टाइड बनते हैं। पहले क्या बनते हैं? पेप्टाइड। और पेप्टाइड का जब जल अपघटन होता है तो क्या बनते हैं? एमिनो एसिड बनते हैं। अभी हमने कहा था कि प्रोटीन एमिनो एसिड के जटिल कार्बनिक उच्च अणुभार वाले जटिल कार्बनिक यौगिक हैं। तो इनके अंदर प्रोटीन से किसका निर्माण होता है? एमिनो एसिड का निर्माण होता है। यहां लिख रहा हूं जैसे प्रोटीन, जब इसका जल अपघटन होगा तो क्या बनेगा? पहले पेप्टाइड बनेगा। क्या बनेगा? पेप्टाइड। और पेप्टाइड से फिर किसका निर्माण होता है? एमिनो एसिड का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? एमिनो अम्ल का निर्माण होता है। जब प्रोटीन से पेप्टाइड बनते हैं तो इसका आंशिक जल अपघटन होता है। इसका आंशिक जल अपघटन होता है। और पेप्टाइड का जब पूर्ण जल अपघटन होता है, पूर्ण जल अपघटन, तो किसका निर्माण होता है? एमिनो एसिड का निर्माण होता है। ये लाइन अपने को ध्यान रखनी कि प्रोटीन से सीधा एमिनो अम्ल का निर्माण नहीं होता है, बीच में किसका निर्माण होता है? पेप्टाइड का निर्माण होता है। तो प्रोटीन का जब आंशिक जल अपघटन करेंगे तो हमें पेप्टाइड का निर्माण होगा, और पेप्टाइड का जब पूर्ण जल अपघटन करेंगे तो किसका निर्माण होता है? एमिनो एसिड का निर्माण होता है। ये एमिनो एसिड होते हैं वो 20 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 20 प्रकार के होते हैं। एमिनो एसिड होते हैं वो 20 प्रकार के होते हैं। और सभी जो प्रोटीन होते हैं वो एमिनो एसिड से निर्मित होते हैं। सभी जितने भी प्रोटीन है वो सारे किनसे निर्मित होते हैं? एमिनो एसिड से। एमिनो एसिड कितने प्रकार के होते हैं? 20 प्रकार के एमिनो एसिड होते हैं। अभी 20 प्रकार के एमिनो एसिड होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? पहली बात, एक मैंने आपको शुरुआत में बताई थी कि इनका अणुभार होता है वो कितना होता है? 10,000 या इससे अधिक होता है। प्रोटीन का अणुभार होता है, हमने परिभाषा में देखा था कि उच्च अणुभार वाले होते हैं, तो उच्च अणुभार, इनका अणुभार कितना होता है? 10,000 या इनसे अधिक होता है। अब हम देखते हैं कि 20 प्रकार के एमिनो एसिड कौन कौन से होते हैं। 20 प्रकार के एमिनो एसिड के नाम क्या है? कौन कौन से 20 प्रकार के एमिनो एसिड हैं, उनमें से हमारे शरीर के लिए आवश्यक कौन कौन से हैं? तो आपको ये थ्योरी ध्यान रखनी है, ये लाइन ध्यान रखनी है रासायनिक संगठन के अंदर कि प्रोटीन होते हैं वो नाइट्रोजन युक्त जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं। मुख्यतः ये नाइट्रोजन के बने होते हैं। इनके अलावा, नाइट्रोजन के अलावा इनमें कार्बन, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन तत्व भी पाए जाते हैं। तत्वों के अलावा कुछ धातुएं होती है जो प्रोटीन के निर्माण में सहायक होती हैं, जिनमें से मैग्नीज, आयरन, कॉपर और जिंक होती है। फिर नीचे लिखना, प्रोटीन का जब आंशिक जल अपघटन करते हैं तो पेप्टाइड बनता है। पेप्टाइड के पूर्ण जल अपघटन पर हमें एमिनो एसिड का निर्माण होता है। और ये एमिनो एसिड कितने प्रकार के होते हैं? 20 प्रकार के एमिनो एसिड होते हैं। अब एमिनो एसिड का जब नामकरण करते हैं तो एमिनो एसिड के नामकरण में क्या होते हैं? या तो उनके शुरुआत के 3 शब्द लिए जाते हैं या तीनों को छोड़कर एक शब्द यूज में लिया जाता है। जिस प्रकार हम तत्व लिखते हैं, तत्व का प्रतीक लिखते हैं, उसी प्रकार जो एमिनो एसिड होते हैं उनके शुरुआत के 3 अक्षर काम में, इंग्लिश के 3 कैरेक्टर्स या जो 3 अल्फाबेट है वो काम में लिए जाते हैं या एक अल्फाबेट काम में लिया जाता है। अब 20 एमिनो एसिड कौन कौन से हैं वो पहले हम लिखते हैं। एमिनो अम्ल। देखो, एमिनो अम्ल के अंदर 2 चीज आपको ध्यान रखनी है, NH2 और COOH। जब भी एमिनो एसिड का नामकरण होगा तो उसके अंदर 2 चीजें काम आएगी। इसका नाम होता है एमीन। क्या होता है? एमीन। और इसका होता है कार्बोक्सिलिक अम्ल। कार्बोक्सिलिक अम्ल होता क्या है इसके अंदर कि एमिनो अम्ल किसे कहते हैं? कि वे पदार्थ जिनके अणु में, यहां मैं परिभाषा लिख रहा हूं, वे पदार्थ जिनके अणु में एक सिरे पर एमीन समूह है। एमीन समूह का मतलब NH2, व दूसरे सिरे पर कार्बोक्सिलिक समूह है, COOH, जुड़ा हुआ होता है। उन्हें एमिनो एसिड कहते हैं। उन्हें एमिनो
एसिड कहते हैं। एमिनो अम्ल की परिभाषा, ये परिभाषा 2019 बोर्ड एग्जाम में पूछी हुई है, ध्यान रखना आप। एमिनो अम्ल किसे कहते हैं कि वे कार्बनिक, वे पदार्थ जिनके अणु में एक सिरे पर, दो सिरे हैं, एक सिरे पर क्या जुड़ा हुआ हो NH2 और दूसरे सिरे पर क्या जुड़ा हुआ हो COOH जुड़ा हुआ हो, वो क्या कहलाएगा एमिनो अम्ल। कैसे, एग्जाम्पल देखते हैं। एक CH2 COOH, इधर मैंने जोड़ दिया H2N, ये क्या है एमिनो अम्ल है। क्या है ये एमिनो अम्ल है। एक तरफ क्या जुड़ा हुआ है एमीन समूह है, ये रहा आपका एक सिरे पर एमीन समूह है और दूसरे सिरे पर क्या जुड़ा हुआ है कार्बोक्सिलिक अम्ल जुड़ा हुआ है, ये क्या कहलाता है एमिनो अम्ल कहलाता है। इसका नाम क्या है, इसका नाम है ग्लाइसिन। क्या नाम है इसका, ग्लाइसिन नाम है। तो एमिनो अम्ल वे पदार्थ जिनके अणु में एक सिरे पर एमीन समूह और दूसरे सिरे पर कार्बोक्सिलिक समूह है, एमीन समूह NH2 समूह है और कार्बोक्सिलिक समूह COOH समूह जुड़ा हुआ होता है, उसे क्या बोलते हैं एमिनो एसिड कहते हैं। ये रहा आपका कार्बोक्सिलिक समूह एक तरफ आपका क्या है एमीन समूह है, तो ये क्या है एमिनो अम्ल है। अब इनका जब नामकरण करते हैं एमिनो अम्लों का, तो नामकरण करते हैं रूढ़ पद्धति के अनुसार। क्यों करते हैं रूढ़ पद्धति के अनुसार, रूढ़ पद्धति के अनुसार इसलिए करते हैं कि रूढ़ पद्धति होता है वो इनके गुण को दर्शाता है। जैसे ये है, अगर इसका नाम देखिए, इसका नाम आएगा 2-एमीन कार्बोक्सिलिक अम्ल, 2-एमीन कार्बोक्सिलिक अम्ल, ये इसका व्युत्पन्न नाम है 2-एमीन कार्बोक्सिलिक। अगर इसका रूढ़ नाम देखें तो रूढ़ नाम इसका क्या है ग्लाइसिन, और ग्लाइसिन किसको दर्शाता है मीठेपन को दर्शाता है, किसको दर्शाता है मीठेपन को। तो जितने भी प्रकार के एमिनो अम्ल है उनका नामकरण होता है वो रूढ़ पद्धति के अनुसार करते हैं। रूढ़ पद्धति के अनुसार क्यों करते हैं, क्योंकि रूढ़ पद्धति होती है उनके मीठेपन को दर्शाती है। तो ये ग्लाइसिन का फॉर्मूला है CH2 सिंगल मोड COOH और इधर क्या जुड़ा हुआ है एमीन। एक तरफ एमीन समूह जुड़ गया और दूसरी तरफ क्या जुड़ गया कार्बोक्सिलिक समूह जुड़ा हुआ है। अब ये होते हैं 20 प्रकार के। ये जो एमिनो एसिड है वो टोटल कितने प्रकार के हैं 20 प्रकार के हैं। 20 प्रकार में कौन कौन से आते हैं उनका नाम लिखेंगे। नाम लिखने पर हमें उनके प्रतीक की जरूरत पड़ती है, तो प्रतीक मैंने आपको बता दिया कि उनके इंग्लिश लेटर के या तो शुरुआत के 3 अक्षर काम में लेते हैं या कैपिटल में 1 अक्षर काम में लेते हैं। तो परिभाषा आपको एमिनो अम्ल की ध्यान रखने की, वे पदार्थ जिनके अणु में एक सिरे पर एमीन समूह दूसरे सिरे पर कार्बोक्सिलिक समूह जुड़ा हुआ होता है उन्हें एमिनो अम्ल कहते हैं। इनका नामकरण होता है एमिनो अम्लों का वो रूढ़ पद्धति के अनुसार करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि रूढ़ पद्धति उनके गुण को दर्शाती है, उनके गुण को दर्शाती है। ये एग्जांपल आपको ध्यान रखना, CH2 सिंगल बॉन्ड COOH NH2 किसका फॉर्मूला है ग्लाइसिन का, और ये किसको दर्शाता है मीठेपन को दर्शाता है। अब अपने पास 20 प्रकार के जो एमिनो एसिड है वो कौन कौन से हैं उनका नामकरण लिखते हैं कि 20 प्रकार के एमिनो एसिड कौन कौन से हैं। 20 एमिनो एसिड है, ये अपने शरीर की वृद्धि के लिए और अपने शरीर के अनुरक्षण के लिए क्या होते हैं उत्तरदायी होते हैं। इन 20 एमिनो एसिड में से भी 10 एमिनो एसिड होते हैं वो अपने शरीर के लिए आवश्यक होते हैं। उन 10 एमिनो एसिड है उनका संश्लेषण अपने शरीर में नहीं होता है, उनके लिए 10 एमिनो एसिड के लिए हमें वो 10 एमिनो एसिड बाहर से लेने पड़ते हैं। अगर लगातार उन 10 एमिनो एसिड की हमारे शरीर में कमी होती है तो हमारा शरीर रोगग्रस्त हो जाता है। इसलिए व्यक्ति को जितना ज्यादा हो सके उन प्रोटीन्स का उपयोग करना चाहिए जिनके अंदर आवश्यक 10 एमिनो एसिड मौजूद हो। तो 20 प्रकार के एमिनो एसिड कौन कौन से हैं, क्रम संख्या 1, यहां लिख देता हूं एमिनो अम्ल का नाम, और यहां संकेत। 1 नंबर ग्लाइसिन, 1 नंबर ग्लाइसिन जो अभी हमने पढ़ा था ग्लाइसिन, इसका संकेत होता है GLY। देखो इंग्लिश नाम लिखोगे तो लिखोगे GLYCIN ग्लाइसिन। पूरा नाम ना लिखकर शुरुआत के 3 अक्षर लिख दो या कैपिटल में 1 लिख दो, क्या आ जाएगा G। संकेत, अब कहीं आपको G लिखा हुआ मिले इसका मतलब ये क्या है ग्लाइसिन है। क्या है ग्लाइसिन। अगर GLY नाम पूरा आता है इसका मतलब तो हमें पता चल ही जाएगा कि ये ग्लाइसिन है। इसको ब्रैकेट में छोड़ो, ये GLY ग्लाइसिन अगर अकेला आए G कैपिटल में इसका मतलब भी क्या है ग्लाइसिन। दूसरा आता है एलेनिन, ALA, या तो 3 अक्षर या कैपिटल में 1 क्या आ जाएगा। ये कौन सा हुआ दूसरा एमिनो एसिड, कौन सा हो गया एलेनिन।
तीसरा आता है शीरीन, तीसरा एमिनो एसिड शीरीन। शीरीन को लिखोगे SER और या कैपिटल में क्या लिखोगे S। चौथा आएगा थ्रियोनिन, थ्रियोनिन, वो तीन अक्षर में आप लिख दो THR या कैपिटल में क्या लिखोगे T लिखोगे। चौथा आएगा वेलिन, वेलिन, वेलिन या क्या लिखोगे V। छठवा आएगा ल्यूसीन, ल्यूसीन में LEU या L। सातवां आएगा आइसोल्यूसिन, आइसोल्यूसिन के अंदर हमें लिखना है ILE और क्या लिखोगे I। ये एमिनो एसिड है, इनका नामकरण ध्यान होना चाहिए हमें। ये 20 है, इन 20 में से जो 10 आवश्यक एमिनो एसिड है वो हमें क्या करने हैं निकालने हैं। फिर लिखते हैं आठवां एस्पार्टिक, एस्पार्टिक अम्ल, एस्पार्टिक अम्ल में हम लिख देंगे ASP। अब इसका जो आ रहा है वो है D। अब देखो यहां सोचने वाली बात है कि एस्पार्टिक अम्ल है, उसका जितने हमने ऊपर 7 लिखे हैं, इन 7 के अंदर हमने क्या लिखा है, ग्लाइसिन का G कैपिटल, एलेनिन का A, शीरीन का S, थ्रियोनिन का T, वेलिन का V, ल्यूसीन का L और आइसोल्यूसिन का I। लेकिन यहां पर जैसे एस्पार्टिक अम्ल आया, 3 अक्षर तो हमने वही लिखे ASP, लेकिन इसका जो एकल संकेत है उसको हमने D से इंडिकेट किया है। ये D है, ये इसका लैटिन शब्द है, ये ध्यान रखना। कईयों के अंदर लैटिन भाषा के अंदर लिखा हुआ आएगा, तो इसका जो एस्पार्टिक अम्ल का जो संकेत है D, वो लैटिन भाषा के अंदर लिखा हुआ है। फिर देखते हैं आगे 9 नंबर ग्लूटेमिक, ग्लूटेमिक अम्ल, और इसका लिखेंगे GLU और इसको लिखेंगे E। ये भी कौन सा है, लैटिन शब्द है। 10 नंबर है ग्लूटेमीन, ग्लूटेमीन, ग्लूटेमीन के अंदर GLU और इसको किसे लिखेंगे Q से। ये तीनों शब्द कौन से हैं, लैटिन शब्द है। कौन से शब्द है, लैटिन। इनको ध्यान रखना कि ये कभी कभार ये नहीं आते हैं, ये आ जाते हैं। इसका मतलब D का मतलब क्या है, एस्पार्टिक, E का मतलब क्या है, ग्लूटेमिक, और Q का मतलब क्या है, ग्लूटेमीन है। ये एमिनो एसिड है, कितने हैं, 10। ऐसे 10 एमिनो एसिड 11वें नंबर का अभी हम लिखेंगे। इनका ये नाम ध्यान रखना कि आपको लैटिन शब्द याद होना चाहिए कि लैटिन शब्द के अंदर कौन सा अम्ल है। कभी इनको कंफ्यूज नहीं होना है कि लैटिन शब्द, इनमें तो सेम लैटिन शब्द नहीं आया, वो इंग्लिश का शब्द है। लेकिन कुछ के अंदर कुछ एमिनो एसिड ऐसे होते हैं जिनमें लैटिन शब्द काम में लिया जाता है। 11 नंबर का लिखते हैं, देखो नंबर एस्पेरेजिन, एस्पेरेजिन, इंग्लिश शब्द वही आएगा ASP और इसमें इसको लिखेंगे N से। फिर आएगा 12 नंबर आर्जिनिन, आर्जिनिन, ARG, इसको लिखेंगे R से। फिर आएगा लाइसिन, लाइसिन, लाइसिन को लिखेंगे LYS और इसको लिखेंगे K से। सिस्टीन 14 नंबर, सिस्टीन, सिस्टीन को CYS से और इसको लिखेंगे C से। फिर लिखेंगे मेथियोनिन, मेथियोनिन, मेथियोनिन को लिखेंगे हम MET और इसको लिखेंगे M से। फिर लिखेंगे 16 नंबर फेनिल एनेलिन, फेलिन एलेनिन को PHE से और इसको लिखेंगे F से। 17 नंबर टायरोसिन, टायरोसिन को लिखेंगे TYR से और इसको लिखेंगे Y से। 18 नंबर ट्रिप्टोफेन, ट्रिप्टोफेन, ट्रिप्टोफेन को लिखेंगे TRP से और इसको लिखेंगे W से। और 19 नंबर है हिस्टीडीन, हिस्टीडीन HYS और इसको H से। और 20 नंबर है प्रोलीन, 20 नंबर कौन सा है, प्रोलीन, जिसको लिखेंगे PRO और इसको किसे लिखेंगे, P से लिखेंगे। ये 20 एमिनो एसिड है जो हमारे शरीर को इनकी जरूरत होती है। इनमें से 10 एमिनो एसिड ऐसे हैं
जो हमारे शरीर के लिए बहुत आवश्यक है। 10 जो एमिनो एसिड है जो आवश्यक नहीं है उनका संश्लेषण अपने शरीर में हो जाता है, लेकिन जो 10 एमिनो एसिड बाकी बचते हैं जिनको अभी हम पढ़ेंगे, आवश्यक एमिनो अम्ल है टीवी मिलपत के नाम से, ये 10 एमिनो एसिड का संश्लेषण अपने शरीर में नहीं हो पाता, इसलिए इनको हमें भोजन के रूप में बाहर से लेना पड़ता है प्रोटीन के साथ में। अगर इनकी हमारे शरीर में कमी होती है तो हमारा शरीर क्या हो जाता है, रोगग्रस्त हो जाता है। तो ये जो 10 एमिनो एसिड टीवी मिलपत ये हमें भोजन के साथ बाहर से लेने पड़ते हैं प्रोटीन के रूप में। फॉर एग्जाम्पल जैसे कैसीन प्रोटीन है, कैसीन प्रोटीन अपने शरीर के लिए बहुत लाभदायक होती है। ये दूध में पाई जाती है, किसमें पाई जाती है, दूध के अंदर पाई जाती है। और इस कैसीन प्रोटीन में आपके ये जो आवश्यक 10 एमिनो अम्ल है ये टोटल होते हैं इसके अंदर। कैसीन प्रोटीन होती है जो दूध में पाई जाती है, इस दूध के कारण इसका रंग कैसीन प्रोटीन के कारण दूध का रंग कैसा होता है, सफेद होता है। और इस कैसीन प्रोटीन में ये अपने जो आवश्यक 10 एमिनो अम्ल है ये टोटल पाए जाते हैं। ये हमें 10 आवश्यक एमिनो एसिड है वो पढ़ने हैं कि क्या क्या काम करते हैं। तो आगे स्टार्ट करते हैं। आवश्यक एमिनो अम्ल, आवश्यक एमिनो अम्ल, आवश्यक जो एमिनो अम्ल होते हैं अपने शरीर को, मैंने आपको शुरुआत में कहा था कि जब प्रोटीन का नाम लिखा था तो प्रोटीन में मैंने आपको यह कहा था कि प्रोटीन हमारी शरीर की वृद्धि और अनुरक्षण के लिए उत्तरदायी होते हैं। और ये प्रोटीन होते हैं वो एमिनो अम्लों के उत्पन्न होते हैं। एमिनो अम्लों की हमारे शरीर को बहुत आवश्यकता होती है। हमने 20 प्रकार के एमिनो एसिड पढ़े हैं। उन 20 प्रकार के एमिनो एसिड में से 10 एमिनो एसिड है, 10 एमिनो एसिड वो हमारे शरीर के लिए बहुत आवश्यक होते हैं। इन 10 एमिनो एसिडों का संश्लेषण अपने शरीर में नहीं हो पाता, इसके लिए हमें इन्हें बाहर से भोजन के माध्यम से लेना पड़ता है प्रोटीन के रूप में। किसके रूप में, प्रोटीन के रूप में लेना पड़ता है। अगर इन 10 एमिनो एसिड की लगातार अपने शरीर में कमी होती रही तो अपना शरीर होता है वो रोगग्रस्त हो जाता है। ये 10 एमिनो एसिड कौन कौन से हैं, जो आवश्यक 10 एमिनो एसिड है उनका फॉर्मूला है टीवी मिल पथ। 10 के अंदर आपको ध्यान रखना, पहला है ट्रिप्टोफेन, दूसरा है वेलिन, एम से आएगा मेथियोनिन, आई से आएगा आइसोल्यूसिन, एल से आएगा ल्यूसिन, एल से आएगा लाइसिन, पी से आएगा प्रोलीन, 8 नंबर आर्जिनिन, 9 नंबर टी, थ्रियोनिन, और 10 नंबर आएगा आपका हिस्टिडीन। 10 नंबर कौन सा आएगा, हिस्टिडीन। ये 10 आवश्यक एमिनो एसिड है जो अपने को याद रखने हैं। ये 10 आवश्यक एमिनो एसिड अपने शरीर के लिए बहुत उत्तरदायी होते हैं। 10 आवश्यक एमिनो एसिड अपने शरीर के लिए बहुत उत्तरदायी होते हैं। ये 10 आवश्यक एमिनो एसिड जो टीवी मिल पथ सूत्र है ये हमें याद होने चाहिए, क्योंकि इन 20 याद न रहे चाहिए। टोटल एमिनो एसिड 20 है, वो अपने को याद रहे या न रहे, लेकिन ये जो 10 आवश्यक एमिनो एसिड है जिनकी अपने शरीर को बहुत आवश्यकता होती है, ये 10 एमिनो एसिड हमें याद होने चाहिए। बाकी आगे का जो एमिनो एसिड का आगे का जो टॉपिक है पेप्टाइड का, वो अगले टॉपिक के अंदर हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।